असलम ने इस खित्ते को यहाँ ग़ज़वा हिंद के बारे में भी बुशारते हैं, इस लश्कर के बारे में जो एलिया जाके आर्मगडोन लड़ेगा। तो ये पाकिस्तान जो बुनियानो मरसूस के बाद मीडिएशन में भी एक्टिव है, पाक सऊदीया एग्रीमेंट, तुर्किया, कतर, इजिप्ट ऑन बोर्ड हो रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि एक इस्लामिक ब्लॉक बनने जा रहा है पाकिस्तान, उसमें जो है वो कलीदी किरदार अदा कर रहा है। देखिए, बातें तो इस्लामिक नेटो की हो रही है और देखिए उसके बाद सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन देखें आप अपनी कि आप एक जंग से निकल के दुनिया की जंगें रोकवा रहे हैं। हमारे फील्ड मार्शल साहब अब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के फील्ड मार्शल हैं, तीसरी आलमी जंग को रोक के बैठे हैं। और दूसरा उसमें मैं सबसे बड़ी बात यह करना चाहूंगा, आज आप लिबिया का तस्फिया जो है उसको रिजॉल्व करा रहे हैं। आप इस वक्त आपने दिस इज अ न्यू दोहा। Islamabad has become a center of peace. In the future you will see it. और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपने दुनिया को बताया है कि अगर मैं पाकिस्तानी एम्बेसडर होता, सफारतकार होता, तो मैं यूनाइटेड नेशंस के जाके बाहर बैठ जाता जाने जी। बस दो वजह से, एक तो ये बलूचिस्तान में भारत का मुदाखलत, BLA की सपोर्ट, और दूसरा जो न्यूजीलैंड से ये यूरेनियम ले रहे हैं जो कि इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी है, तो मैं जाके बिल्कुल इस एहतजाज करता, रेजोल्यूशन भी लाता, लॉबी भी करता और खड़ा होकर कहता कि इन चीजों को रोका जाए, यूरेनियम भी ना दिया जाए इनको, ये टेररिस्ट कंट्री है। और दूसरा टेररिस्ट कंट्री है कि नेबरन कंट्री के अंदर। जय हिंद, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया की रोज़ाना एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे और हमारी कोशिश ये रहेगी कि दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया की वीडियो लेकर आएँ। तो वीडियो को लाइक और हाइप ज़रूर कर दीजिएगा। बात रही दोस्तों पाकिस्तान की, तो ताड़ साहब आपको पता ही है किस तरह से दोस्तों जब कभी पाकिस्तानी मीडिया में बैठते हैं तो और तरह की बातें करते हैं, और जब दोस्तों कमर चीमा के साथ बैठता है तो और तरह की बातें करता है। अब जो ईरान और US के बीच में जो युद्ध चल रहा था उसको लेकर आपने देखा होगा, पहले तो ये किस तरह से कह रहे थे कि हमने सीज फायर करा दिया है और पाकिस्तान को दुनिया में अब पीस की वजह से जाना जाएगा, ये होगा वो होगा। और जब ये पाकिस्तानी स्टूडियो में बैठा हुआ है पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में, तो बातें कर रहा है कि अब हमें इस्लामिक नेटो बनाना चाहिए और उसका चीफ भी हमारे आर्मी चीफ मुनीर मिस्त्री को होना चाहिए। और दूसरी तरफ दोस्तों जब कमर चीमा के साथ बैठा और कमर चीमा जब इसको पूछ रहा है कि इस युद्ध का हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा, तो आपको पता ही है दोस्तों भारत जैसे बड़े देश पर भी इसका असर पड़ेगा। तो पाकिस्तान की औकात ही क्या है, पहले से टूटी फूटी इकनॉमी है, तो पाकिस्तान का तो और ज़्यादा कचूमर निकलने वाला है। तो इसको लेकर दोस्तों ठक से ताड़ साहब करवट ले लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, दो वीडियो है, अलग अलग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। उम्मीद करता हूँ आप 100% वीडियो एंजॉय करोगे। वीडियो को लाइक और हाइप जरूर कर दीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। देखा जाए तो ईरान के हौसले बुलंद हैं क्योंकि उनके सुप्रीम लीडर की तदफीन पे जितने लोग बाहर निकले और 100 के करीब लीडर नुमाइंदगान पूरी दुनिया से है। और दूसरा उन्हें पता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के इन हाउस अमेरिका के अंदर ये जंग पॉपुलर नहीं है, उनके हौसले भी जो है आसमान को छू रहे हैं। सिचुएशन इज डिफिकल्ट बट डूएबल। पाकिस्तान इंशाल्लाह फिर सुरखरू होगा। हमारे वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब अमेरिका में हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, मुसलसल सालसी हो रही है। ईरान के लीडर ने हमारे फील्ड मार्शल साहब से राब्ता कर लिया है। मैं ये समझता हूं कि अगला मुज़ाकरात का मरला पाकिस्तान में स्टेज सजेगा। मेरा वतन अजीज फिर सुरखरू होगा। दुनिया के हर चैनल और हर अखबार की शह सुर्खी जो है वो इस्लामाबाद से शुरू हुआ करेगी चंद दिनों के लिए। जी साजिद साहब, ये बताएं कि पाकिस्तान मीडिएटर रहा है और आपको पता है कि पाकिस्तान ने इजराइल को तस्लीम नहीं किया। इलीगल चाइल्ड ऑफ द वेस्ट का आज़म ने कहा था। ये बताएं इजराइल को कितनी तकलीफ है। मुझे लगता है उनके बाज़ मिनिस्टर्स के बयानात भी आते हैं, नाम तो नहीं लेते, लेकिन पाकिस्तान के मीडिएटर बनने में, जंग रुकवाने में, खड़े होने में इजराइल को बहुत ज़्यादा हीट फील हो रही है। क्या कहते हैं? देखिए, इसमें जो दो लोगों को मैंने देखा है जो तड़प रहे हैं, जिनके जो जख्मी हैं, एक वो भारत है और दूसरा इजराइल है। इजराइल डायरेक्ट इन्वॉल्व है क्योंकि उस रीजन में उसका जियोग्राफिक लोकेशन है, उनके इंटरेस्ट है ग्रेटर इजराइल के, तो वो सख्त जख्मी है। और दूसरा बीबी नेतन्याहू का सर्वाइवल मोड ही सिर्फ जंग है क्योंकि बहुत अनपॉपुलर है, अंदरूनी उनके हालात खराब हैं वहां पे इजराइल के, और उन्हें मुसलसल एक जंग की जरूरत है। जंग उनके लिए एक ऑक्सीजन की तरह है और वो मुसलसल
मुख्तलिफ किस्म के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं आज भी लबनान में। और आज की खबर है कि गजा के अंदर उन्होंने हमास के एक लीडर को शहीद किया है। तो मैं ये समझता हूं कि सबसे बड़ा स्पॉइलर इस वक्त इजराइल है। अपना प्रेशर वो यहाँ पे अमेरिका के अंदर अपने सियासतदानों की वजह से की मदद से क्रिएट करता है। और फिर डायरेक्ट भी आपने देखा होगा फ्रस्ट्रेशन बीबी नेतन्याहू की 2 दिन पहले फॉक्स चैनल पे जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है उस पर फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप एक तो तुर्किया को F-35 क्यों दे रहे हैं और फिर उन्हें तकलीफ है कि ईरान के साथ अमन का डायरेक्ट वाई अमेरिका इज डायरेक्टली एंगेजिंग विद अमेरिका। अच्छा साजिद साहब, कुछ इस्लामिक पर्सपेक्टिव से, चूँकि मेरा सब्जेक्ट है एंड ऑफ टाइम के हवाले से, आप वसल्लम ने इस खित्ते को यहाँ ग़ज़वा हिंद के बारे में भी बशारतें हैं, इस लश्कर के बारे में जो एलिया जाके आर्मगडोन लड़ेगा, तो ये पाकिस्तान जो बुनियानो मरसूस के बाद मीडिएशन में भी एक्टिव है, पाक सऊदीया एग्रीमेंट, तुर्किया, कतर, इजिप्ट ऑन बोर्ड हो रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं कि एक इस्लामिक ब्लॉक बनने जा रहा है पाकिस्तान, उसमें जो है वो कलीदी किरदार अदा कर रहा है? देखिए बातें तो इस्लामिक नेटो की हो रही है और देखिए उसके बाद सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन देखें आप अपनी कि आप एक जंग से निकल के दुनिया की जंगें रोकवा रहे हैं। हमारे फील्ड मार्शल साहब अब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के फील्ड मार्शल हैं, तीसरी आलमी जंग को रोक के बैठे हैं। और दूसरा उसमें मैं सबसे बड़ी बात यह करना चाहूंगा, आज आप लिबिया का तस्फिया जो है उसको रिजॉल्व करा रहे हैं। आप इस वक्त आपने दिस इज अ न्यू दोहा, इस्लामाबाद हैज बिकम अ सेंटर ऑफ पीस, इन द फ्यूचर यू विल सी इट। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपने दुनिया को बताया है कि किस तरीके से 80 बिलियन सालाना बजट वाला कंट्री और फिर उसके सामने 8 बिलियन वाला कंट्री, और उन्होंने नाकों चने चबवाए हैं। और दुनिया, मैं कोट करना चाहूंगा, हमारे फील्ड मार्शल कहते हैं कि जिस किसी ने पाकिस्तान को मैली नजर से देखा हमारी दुनिया को साथ ले जाएंगे। तो दर हकीकत अब वो कहते हैं ना, अब वो दिन गए जब खलील मियां फाख्ता उड़ाया करते थे। पाकिस्तान इज अ रीजनल पावर अंडर द स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। अच्छा ये बताएं, पाक सऊदीया एग्रीमेंट के हवाले से हरमैन शरीफैन जाहिर है उसकी हिफाजत हमारा वलीन फरीजा है, इस पैक्ट को मिडल ईस्ट में और बिलखुसूस इजराइल कैसे देखता है? देखिए बहुत बड़ी थ्रेट समझता है। दर हकीकत मैं अर्ज करना चाहूंगा, अमेरिका जब सोच रहा है, उन्होंने अपनी जो नई पॉलिसी गाइडलाइंस दी थी कि वो अपनी प्रेजेंस को गल्फ से भी कम करना चाहते हैं और यूरोप में भी कम करना चाहते हैं। हमारे जो सेक्रेटरी वॉर हैं पीट हेग्सेथ, उन्होंने कहा था कि फ्रॉम ग्रीनलैंड टू गयाना हम मानरो डॉक्ट्रिन पे तवज्जो देंगे। तो उसमें इजराइल की ख्वाहिश थी कि उसका रोल बड़ा हो मिडल ईस्ट के अंदर, लेकिन हो पा नहीं रहा। पाकिस्तान का रोल बड़ा हो रहा है। उसकी वजह यह है पाकिस्तान की आर्मी एक वाहिद आर्मी है उस रीजन में जो ना सिर्फ अमेरिकन हथियारों को, असले को जानती है, बल्कि चाइनीज असले को भी जानती है। उनको ना सिर्फ वॉशिंगटन की सपोर्ट हासिल है बल्कि बीजिंग भी उनके साथ खड़ा है। तो मेरे ख्याल में जो वैक्यूम इजराइल फिल करना चाहता था वो अब पाकिस्तान कर रहा है। और दूसरा, एक मुसलमान कंट्री है, एक ट्रस्ट फैक्टर मौजूद है, और सऊदी अरेबिया हर मुसलमान के दिल की धड़कन है। मैं ये समझता हूं कि वो जो एग्रीमेंट हुआ है दैट इज एक मिरेकल इटसेल्फ। और इसके बाद आपने देखा होगा बांग्लादेश आज आपके साथ है, ईरान आपके साथ होगा फ्यूचर में, आप देखेंगे चाइना की सपोर्ट हासिल होगी, अमेरिका आपके साथ है। उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया के लिए मसला है, पूरी दुनिया को ब्लैकमेल कर रहा है। और फिर उस रीजन में आप देखेंगे कि गल्फ कंट्रीज की जो सारी की सारी हिफाजत होगी मेरा वतन अजीज इंशाल्लाह करेगा और तरक्की करेगा। आखिरी साजिद साहब वन लाइनर दे दें, क्या कोई खुशखबरी है आलम इस्लाम से? हम एक यूनाइटेड उम्मा बनने जा रहे हैं। एब्सोल्युटली 10 कंट्रीज, मैं ये समझता हूं ईरान की जंग से सबसे बड़ी एक जो चीज निकली थी और निकली है कि 9-10 कंट्रीज हैं जो इस वक्त जिनको पाकिस्तान लीड कर रहा है, और ये तादाद बढ़ती जाएगी। आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि पाकिस्तान इंशाल्लाह विल राइज एंड शाइन। बहुत शुक्रिया साजिद तारिड़ साहब, हमें ज्वाइन किया है। अंजा साहब, हमारे लिए क्या प्रॉब्लम होगी? हम तो क्या, हमारी इकोनॉमी ट्रबल में जा सकती है, तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, नेशनल सिक्योरिटी, हमारे तो पहले बलूचिस्तान में मसले मसाइल बने हुए हैं, हमारे लिए क्या मसला हो सकता है? देखिए आपके लिए मसला ये होगा कि चीमा साहब आप जो एक इमेज लेकर निकले हैं एज अ पीस ब्रोकर, उसको शॉक होगा। फिर आपकी इतनी कोशिशें पिछले अरसे के अंदर, आपने इतना अपने मैन आवर्स जो है वो आपने जाया किए, इतनी एफर्ट जाया की, तो एक तो वो नुकसान है। फिर आप ग्राउंड जीरो पे आ जाएंगे। बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त वाकई सूरत हाल ऐसी है, ऑपरेशन जारी है, ऑपरेशन शाबान,
اور اس میں مسلسل جو ہے بلکہ اس میں جو میں نے اس پورے پلان کو دیکھا ہے کہ وہ پہاڑوں کے اوپر اس وقت حملے جاری ہیں، اور اس کے اندر اس دفعہ تو ہیلی کاپٹر اور ایئر فورس بھی ساتھ ہے ان کے، وہاں سے ان کو نکالا جائے گا، مارا جائے گا، اور نیچے شہروں میں آئیں گے اور شہروں میں پھر گھیر کے ان کو مارا جائے گا. دس از اے پلان، اور اس کو تقریباً 5 سے 6 مہینے لگیں گے. لیکن انف از انف. اس وقت اگر دیکھا جائے، جو میں 2 چیزیں اس وقت چاہوں، اگر میں پاکستانی امبیسڈر ہوتا، سفارتکار ہوتا، تو میں یونائٹڈ نیشنز کے جا کے باہر بیٹھ جاتا جا کے چیمہ صاحب 2 وجہات. ایک تو یہ بلوچستان میں بھارت کا مداخلت، بی ایل اے کی سپورٹ، اور دوسرا جو نیوزی لینڈ سے یہ یورینیم لے رہے ہیں جو کہ انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی ہے، تو میں جا کے بالکل اس احتجاج کرتا، سخت ریزولوشن بھی لاتا، لابی بھی کرتا، اور کھڑا ہو کے کہتا کہ ان چیزوں کو روکا جائے، یورینیم بھی نہ دیا جائے ان کو. یہ ٹیررسٹ کنٹری ہے، اور دوسرا ٹیررسٹ کنٹری ہے کہ نیبرنگ کنٹری کے اندر پوک کر رہا ہے. آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ ہمارے پی ٹی آئی کے جو کونسلر تھے بچے ان کو سپورٹ کر رہا ہے، اور دوسرا یہ جو بی ایل اے کو یہ سپورٹ کر رہا ہے، جو ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہا ہے. اگر ان کے پاس میرے کچھ سفارتکار جو ہیں اگر جاگ رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا ذرا ہلیں چلیں، تھوڑا سا ٹائم ہیز کم اپ. اٹھیں اور ریزولوشن لے کر آئیں، احتجاج کریں، لابی کریں، دوسرے ملکوں کے امبیسڈرز کو ساتھ لیں، یونائٹڈ نیشنز میں جا کے اس کے خلاف لابی کریں کہ انف از انف، ہم اس ٹیررزم کو برداشت نہیں کریں. بالکل ڈاکٹر صاحب، وہ تو ٹھیک ہے کہ ہم لابی کریں، سارا کچھ کریں، لیکن یہ ہمیں تو دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ہمارا اور انڈیا کا سٹیٹس نیوکلیر کے حوالے سے ایک ہی ہے. ہم دونوں نیوکلیر نان پرولیفریشن ٹریٹی کے ممبر نہیں ہیں، دونوں نے نیوکلیر ٹیسٹ کیے ہوئے ہیں، دونوں انڈر سینکشنز رہے. لیکن امریکنز نے 2005 میں سینکشنز ختم کرنے انڈیا سے انڈو یو ایس نیوکلیر ڈیل کی، پھر آسٹریلیا نے 2014-15 میں کی، اور اب ان کو وہ دے رہے ہیں نیوکلیر انرجی دے رہے ہیں، اور وہ کلین انرجی پہ شفٹ ہو جائیں گے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تیل شیل والا مسئلہ لمبا چل رہا ہے، تو 100 گیگا واٹ وہ بجلی بنانا چاہتے ہیں. بہرحال ڈاکٹر صاحب، یہ تو ایک ہے، آپ کی بات صحیح ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب موونگ آن، یہ ہمارا جو انٹرنل مسئلہ بنا ہوا ہے، اس کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے؟ خاص طور پہ آپ نے تھوڑی سی روشنی تو ڈالی ہے، میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ مزید کریں کہ بلوچستان اینڈ کشمیر کا. اور دوسرا ڈاکٹر صاحب، اس میں جو سینٹرل سوال ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ بھائی طاقت از ناٹ دی اونلی وے. آپ طاقت سے چیزوں کو حل نہیں کر سکتے، اس کی بھی لیمیٹیشنز ہیں، آپ نے اس کو بھی استعمال کر کے دیکھ لیا ہے، اس کے بھی کیا خطر خاص نتائج نہیں ہو رہے. تو اگلے دن میں ایک پڑھ رہا تھا، ایک نکی ایشیا میں ایک آرٹیکل تھا، انہوں نے کہا جی کہ کیا کشمیر جو ہے، جو پاکستانی آزاد کشمیر جو ہے، کیا وہ بھی بلوچستان بننے جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ جو سٹرگل ہے، اس میں یہ کون لوگ ہیں جو اس وقت چیزیں کروا رہے ہیں؟ کیا دوول صاحب بیسیکلی اس کے آرکیٹیکٹ ہیں کہ پاکستان کو مصروف رکھیں انٹرنلی. تو اس کو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا طاقت مزید استعمال کرنی چاہیے؟ ڈائلاگ ہونا چاہیے؟ مطلب آپ کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ پاکستان انٹرنلی تو ٹھیک ہے، میڈیا چیزیں کر رہا ہے اپنی حساب سے، لیکن چیزیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی، مسئلے بن رہے ہیں ابھی ہیں. کیا چیمہ صاحب، دو چیزوں کے سامنے آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا مثالیں، اور اس کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے. چیمہ صاحب، جب بھی الیکشن ہوتے ہیں اسرائیل کے اندر، اس کو ایک نئی جنگ چاہیے ہوتی ہے. کل ایک سٹیٹمنٹ آ چکی ہے ٹرکی کے انٹیریئر منسٹر کی طرف سے کہ وہ ٹرکی کے اوپر اگلا ہدف ٹرکی کو بنائے گا صرف الیکشن جیتنے کے لیے، جو مودی جونیئر ہے، بیبی نتنیاہو. تو چیمہ صاحب جب، اور دوسرا بھارت کا دیکھ لیں سٹائل کیا ہے، اپنا گھر جل رہا ہو لیکن وہ آپ کی طرف سارا گودی میڈیا آپ کے اوپر لگا دیتے ہیں، وہ ساری لابی آپ کے خلاف کرتے ہیں تاکہ عوام منی پور کو جلتا ہوا نہ دیکھیں، ان کی توجہ کشمیر پہ ہو، بلوچستان پہ. آپ کو 2 کام کرنے ہوں گے. مذاکرات آپ نے کیے تھے ان کے ساتھ، یہ جو کشمیری بھائی جان ہیں ان کے ساتھ آپ نے کیے تھے مذاکرات، ان کو آپ نے 3 روپے کا یونٹ دیا، آٹا دیا، روٹیاں پکا کے دی. انہوں نے 3 روپے یونٹ کے بجائے 80% چوری کی آپ کی بجلی. اب وہ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ہمیں روٹی نہیں چاہیے، پراٹھے لے کر آؤ. تو نیگوشیشن تو اٹ از امپاسبل ٹو ڈو اٹ. اب چھتر کا ٹائم آ چکا ہے چیمہ صاحب، ان کے اوپر چھتر لگائیں اور سارے اپنے میڈیا کو، دوسرے لوگوں کو بھارت اور منی. آپ کتنے پروگرام اس وقت ہو رہے ہیں چیمہ صاحب پاکستان کے اندر خالستان کے حوالے سے؟ نن. انہوں نے ستلج مووی کے اوپر آپ کے کتنے پروگرام ہو رہے ہیں؟ نن. منی پور جل رہا ہے آپ کے اندر، پاکستان کے اندر کتنے پروگرام ہیں؟ نن. ادھر آپ کے اوپر سارے پروگرام ہو رہے ہیں.
देखे ना, वो अपनी खराबी को छुपाने के लिए आप पर तवज्जो देते हैं, अवाम की तवज्जो आपकी तरफ करते हैं, आप भी कुछ सीखेंगे। दूसरा, मेरे एक भाईजान ने वहां से कहा था, हमने वहां से एसेट्स रखे हुए हैं, उन एसेट्स को आप एक्टिवेट करें। ये ओपन चैलेंज था कि उनके एसेट्स मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੱਕ 'ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ तो फिर सोते रहो बेशक। लर्न करें इन चीजों से, क्योंकि दोनों, अब देखें इजराइल और भारत की, अब वो माँ बाप बन गए। एक बाप कहता है, एक कहता हूं मैं माँ। इनसे लर्न करें, इनसे लर्न करें। और तीसरी बात यह है कि हमारे फील्ड मार्शल साहब ने कहा था, वी आर हार्ड स्टेट। हार्ड हो जाओ हुण खुदा दा नाम। टाइम हैज कम अप कि यू हैव टू शो इट कि यू आर हार्ड स्टेट। और हार्ड स्टेट के अंदर इस तरह की इस तरह के लतीफे नहीं होते चीमा साहब। इन लोगों को आवारा लोग। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी पसंद आई होगी और देखा होगा दोस्तों ताड़ साहब किस तरह से पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठते हैं तो कह रहे हैं कि अब हमें इस्लामिक नेटो की ज़रूरत है, इजराइल और भारत को हमें सबक सिखाना होगा। और गजवा हिंद की भी बातें कर रहा है और मुनीरा मिस्त्री को भी दोस्तों ये उस इस्लामिक नेटो का चीफ भी बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में दोस्तों यही मुनीरा मिस्त्री आपको पता है किस तरह से बंकर में जाकर छुपा हुआ बैठा था। और अब पिछले दिनों दोस्तों ये जो सीज फायर करा रहे थे उसका ये इनाम दुनिया से मांगने ही वाले थे, तभी दोस्तों ये वार दोबारा स्टार्ट हो गई और इसका पाकिस्तानियों पर भी दोस्तों काफ़ी बुरा असर पड़ेगा। और पाकिस्तान की दोस्तों टूटी फूटी इकनॉमी को ऐसा झटका लगेगा शायद ये यहाँ से वापस उभर पाए। तो भारत तो भले ही दोस्तों सहन कर लेगा, लेकिन पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि इस वॉर को झटके को सहन कर सके। अगर डीजल कच्चे तेल के रेट ऊपर जाएंगे तो उसके साथ साथ महंगाई आसमान छुएगी। और पाकिस्तान में आपको दोस्तों पता ही है पहले ही हालात दिन ब दिन बद से बदतर है। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।